आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में हमारे इस बरेली शहर की, न केवल बरेली शहर की बल्कि मैं तो कहूंगी कि हमारे शान और महिला सशक्तिकरण का प्रतिमान डॉक्टर वंदना शर्मा दीदी हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत आभार हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और बहुत बहुत स्वागत। उनके बारे में क्या ही बात करी जाए। वंदना दीदी एक अपने विषय की परम विदुषी और कुशल प्रशासक हैं और न केवल उन्होंने अपने विषय में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। आपको 21 वर्षों से अधिक समय हो गया अध्यापन के क्षेत्र में। आपने राजनीति विज्ञान विषय के साथ साथ विधि में भी LLB और LLM साथ ही डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। आपके अंतर्गत अब तक लगभग 7 से अधिक शोधार्थी जो अपने शोध कार्य को पूरा कर चुके हैं। आपने 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों में अपनी सहभागिता की है और न केवल सहभागिता की है बल्कि आपके द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन समय समय पर निरंतर किया गया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके 15 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपको UGC के द्वारा माइनर और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट का भी आपने संपादन किया है। आपने उस पर बहुत कार्य किया। मानवाधिकारों पे आपने जो कार्य किया है वो शायद हमारे इस MJP रुहेलखंड में विश्वविद्यालय में किसी के द्वारा इस तरह का सराहनीय कार्य अब तक नहीं किया गया है। इसके साथ साथ एक कुशल प्रशासक के भी गुणों से ओतप्रोत हैं डॉक्टर वंदना शर्मा दीदी। आपने अभी लगभग 1 वर्षों तक बड़े ही कुशलता पूर्वक गिन्नो देवी महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के पद के अपने कार्यभार को बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही कुशलता से निर्वहन किया है। बरेली कॉलेज में भी आप एक लंबे समय तक रही और आपने उस बरेली में महिलाओं के अंदर एक जो जागरूकता पैदा की, जो महिला सशक्तिकरण का आपने एक परिचय दिया कि आपके बरेली कॉलेज में रहते हुए प्रॉक्टर शायद कभी कोई घटना दुर्घटना उस तरह की नहीं हुई। ये बरेली के लिए एक मिसाल थी और बरेली कॉलेज के लिए भी एक मिसाल थी। इसके साथ साथ आप NSS और NCC की भी लंबे समय तक कोऑर्डिनेटर रही हैं, अभी भी हैं NCC की कोऑर्डिनेटर। NCC में आपको रोटरी क्लब बरेली के द्वारा रोटरी इंटरनेशनल नेशन बिल्डर का अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी हैं। तो उनका परिचय देना, क्या ही उनका परिचय दिया जाए। बहुत संक्षेप में मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है उनका परिचय देना मेरे लिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय वंदना दीदी को ससम्मान बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय वंदना शर्मा दी। बहुत बहुत आभार प्रीति मैम। सभी को सादर अभिवादन। आज के इस 1 दिवसीय वेबिनार में आयोजन सचिव आदरणीय रवि प्रकाश गुप्ता सर, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर जगदीप सर, जो भी थोड़ी देर बाद शायद हमारे साथ जुड़ेंगे। दो ही का जो सदस्यता है वो अगर भेज दो तो तुम क्या करते? भेज दिया है सर, संभवतः फोन पर सर अपने आप को अनम्यूट करें सर। अच्छा। म्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें सर। प्रीति कितने दिन हो गए? फाउंडर मेंबर है सर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के और GGDC सेवापुरी वाराणसी की आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर सुधा पांडे जी, इस टीम से जुड़ी हुई गीता रानी शर्मा मैम और सबसे प्रिय
छोटी बहन प्रीति पाठक। प्रीति और प्रोफेसर रवि प्रकाश गुप्ता जी के प्रयासों से कम राजनीति विज्ञान के जो अध्यापक और विद्यार्थी हैं उनके बीच एक अच्छे विमर्श की शुरुआत आपके प्रयासों से हो पा रही है। हालांकि व्यक्तिगत कारणों से मैं विषय को लेकर ना तो कुछ पढ़ सकी हूँ, ना तैयारी कर सकी हूँ, लेकिन फिर भी एक लोभ था कि कम से कम इस माध्यम से एक प्लेटफॉर्म जो आप दोनों लोगों ने मिलकर यह उपलब्ध कराया है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस विषय से जुड़ी हुई गंभीर चीजों को हम लोग सामने एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रख सकेंगे, विमर्श कर सकेंगे। तो इसी लोभ का संवरण ना कर पाने के कारण मैं आज इस आयोजन से जुड़ी हूँ। अभी रवि जी से बात हो रही थी और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने इस विषय की जो पूरी परिकल्पना है, जिस कारण से इस विषय को इस विमर्श के लिए पहली बार इस तरह के आयोजन में सामने रखा गया है, वो स्पष्ट किया है उन्होंने। तो मैं आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ और विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस कम्युनिटी ऑफ एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये भी पहली बार हुआ है कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, तो उन सभी का भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन। और मुझे लगता है कि ये विमर्श की सिर्फ शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के विमर्श जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक शायद इस विषय से जुड़ी हुई जो गंभीर संवेदनशीलता है उसको हम छू नहीं पाएंगे, उसको हम टच नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी बात की शुरुआत अरस्तु से करना चाहूंगी, यूनानी राजदर्शन और अरस्तु ने जब परिवार की बात की थी और विशेष रूप से जब राज्य के संगठन की बात की थी, तो उसने परिवार, ग्राम और उसके बाद राज्य की जिस संरचना की संकल्पना की थी उसमें उसने ये माना था कि जब तक ग्राम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक राज्य, जिस आदर्श राज्य की परिकल्पना की प्लेटो और अरस्तु बात करते हैं, वो आदर्श राज्य की संकल्पना साकार रूप नहीं ले पाएगी। तो मुझे लगता है कि ग्राम, स्थानीय शासन और एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में उसका अस्तित्व ये अब से नहीं, प्राचीन राजदर्शन से, प्राचीन समय से एक महत्वपूर्ण अवयव रहा है इस बात का कि यदि लोकतंत्र की सफलता की गारंटी कुछ हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि स्थानीय स्वशासन में हमारा विश्वास कितना गहरा है और स्थानीय स्वशासन को लेकर हम कितने जागरूक हैं। और जैसा कि प्लेटो खुद भी कहता है, द स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। तो वो व्यक्ति जो राजनैतिक जीवन, हर व्यक्ति जिस तरह से राजनैतिक जीवन से जुड़ा होता है, उस राजनैतिक जीवंतता, उस राजनैतिक जुड़ाव को जब तक हम स्थानीय चुनावों से नहीं जोड़ेंगे, जैसे कि हमारा विषय है कि स्थानीय निकाय चुनाव के संदर्भ में जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उनके शोधकर्ताओं की, उनके अध्यापकों की, उनके विद्यार्थियों की क्या भूमिका हो सकती है, तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने प्राचीन उदाहरणों से भी सीखें तो मुझे यही समझ में आता है कि जब तक हम स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बहुत जागरूक नहीं होंगे, उसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी, तब तक इस विषय की गंभीरता को हम नहीं समझ पाएंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आई सपोज आप सभी को क्लैरिटी से मेरी आवाज मिल रही है? जी दीदी, जी दीदी, ठीक है, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है। तो ये जिस विषय को हमने आज चुना है कि हमारे जो सामाजिक विज्ञानों से जुड़ी ही एक महत्वपूर्ण कम्युनिटी है, उसका क्या योगदान हो सकता है स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर, ये इस अर्थ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकतंत्र जो है, देखिए भारत में लोकतंत्र की यदि मैं बात करूं तो लोकतंत्र में चुनावों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक चुनाव है जो हमारे केंद्रीय स्तर के लिए होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव, उसके बाद राज्य स्तर के चुनाव जैसे कि विधानसभा के चुनाव, और इसके बाद स्थानीय निकायों के चुनाव जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव सम्मिलित हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि जब ये स्थानीय निकाय चुनावों की परिकल्पना सामने आई तो जो स्थानीय शासन का विषय है वो प्रदेशों को सौंप दिया गया, यानी कि यह जो विषय है वो प्रदेशों के से गवर्न होता है। राज्य और इसके बाद एक चीज ये भी थी कि
नीति निर्देशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन की पूरी चर्चा की गई, लेकिन जो स्थानीय स्वशासन था उसको एक अपेक्षित महत्व अगर नहीं मिला तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये था कि उस समय जो विभाजन की खलबली थी, उस खलबली के कारण हमने एक शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना को ध्यान में रखकर चीजों को गढ़ा और बुना, और संविधान निर्माताओं के मन में भी शायद यही रहा होगा कि जब तक एक शक्तिशाली केंद्र नहीं होगा, हम एक संगठित भारत की कल्पना को साकार नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात, यह विषय प्रदेशों को सौंपा गया। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में इसकी चर्चा की गई, और उसके बाद 1992 में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और स्थानीय स्वशासन को हमने एक संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया। अब शीघ्र ही 2022 के जो स्थानीय निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में भी प्रस्तावित हैं, और उम्र का बंधन, साथ ही साथ देनदारी का बंधन, और इसके अलावा क्षेत्र का बंधन, ये जो सीमाएं लगाई गई हैं, उस संदर्भ में जैसा अभी रवि जी ने भी चर्चा की कि क्या राजनीतिक जागरूकता को लेकर कोई प्रयास किए जा रहे हैं, क्या आम जनों को इस चुनाव से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसका उत्तर नकारात्मक ही मिलेगा कि नहीं, इस तरह के कोई बहुत सार्थक प्रयास नजर नहीं आते। और देखिए, एक दो चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखिए। पहली बात तो यह है कि स्थानीय निकाय चुनाव वो चुनाव है जिसमें हर व्यक्ति सीधे और प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करता है। दूसरी बात यह है कि जो बीच में एक परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन में स्थानीय निकाय चुनाव भी भव्य खर्च का भव्य उत्सव बन गए हैं। और ये जो भव्य खर्च है ना स्थानीय निकायों के संदर्भ में, ये चिंता का कारण भी है। एक छोटी सी बात जो मेरे जहन में आती है वो ये आती है कि जब पिछली बार पंचायत चुनाव हुए थे तो हमारे बहुत सारे शिक्षक थे जिनकी ड्यूटी इलेक्शंस में लगाई गई। कोरोना का काल चल रहा था, बहुत सारे शिक्षकों ने अपना जीवन खो दिया उस इलेक्शन में अपनी सहभागिता के चलते, जो शासकीय सहभागिता थी जिसको करने के लिए वो लोग विवश थे, जिसके लिए कोई विकल्प नहीं था। तो ये सारे प्रश्नों के बीच स्थानीय निकाय चुनाव अब फिर होने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक राजनीति विज्ञानी होने के नाते, जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की आजादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आजादी, और इसकी शुरुआत वो सबसे नीचे से करने की बात करते थे। और वो ये मानते थे कि हर भारत का गांव जब तक एक गणराज्य नहीं होगा तब तक भारत को वास्तविक आजादी नहीं मिल सकती। एक चीज है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोशल स्टडीज, जब तक इन दोनों का एक सामूहिक रूप हमारे सामने नहीं होगा तब तक समाज विज्ञान का जो दायित्व है विशेष रूप से लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र की सफलता को लेकर, वो पूरा नहीं हो सकता। मैं अगर सामाजिक विज्ञानों की बात करूं और ये बात करूं कि सामाजिक विज्ञान के लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नई शिक्षा नीति क्या अपेक्षा करती है। देखिए, शिक्षा प्रतिबंधात्मक सीमाओं से मुक्त होती है और शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह बौद्धिक और नैतिक आधार पर ऊपर उठ सके। और जो नई शिक्षा नीति है वो ये उद्देश्य लेकर चलती है कि हमारे भारतीय मूल्य और कौशल, साथ ही साथ जो जन सहभागिता और दायित्व हैं, उनको एक साथ समाहित करते हुए किस प्रकार से हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो जो नई शिक्षा नीति के व्यापक उद्देश्य हैं, उन व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये भी याद रखना पड़ेगा कि इस नई शिक्षा नीति में जो जीवन का तालमेल तोलमोल में बदल गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या अपेक्षाएं सामाजिक विज्ञान के लोगों से रखें। अगर सामाजिक विज्ञानों की बात करूं तो कई बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर विचार करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। जैसे 2014 के आसपास सामाजिक विज्ञानों को लेकर एक शब्दावली बड़ी प्रचलन में आई और वो शब्दावली थी सीरियस सिविक क्राइसिस। अब ये सीरियस सिविक क्राइसिस किसे कहा गया? सीरियस सिविक क्राइसिस का मतलब ये था कि जो सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए अधिकांश विषय हैं उनकी लोकप्रियता समाप्त हो रही है, यानी कि उनका अध्ययन और अध्यापन सिर्फ और सिर्फ
विश्वविद्यालय स्तर पर सीमित होता जा रहा है, और वो विश्वविद्यालय में भी उनकी जो सीमा है वो सिर्फ इतनी है कि उनको एक विषय के रूप में पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर उन विषयों की सामाजिक दायित्व की बात करें तो वो सामाजिक दायित्व से वो विषय बड़े इतर दिखाई पड़ रहे थे। तो इसको उस समय की टर्मिनोलॉजी में सीरियस सिविक क्राइसिस कहा गया, कि एक ऐसा संकट उत्पन्न हुआ है जिसमें सामाजिक विज्ञान अपनी उपादेयता को लेकर और अपने सामाजिक विमर्श को लेकर एक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी का आप देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद का सिनारियो आप देखें, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये फैक्ट कि आज की तारीख में अधिकांश स्कूल, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संचालित हो, वो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस को पढ़ने और पढ़ाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। और यही नहीं, जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट है, स्कूल्स की बात करूं मैं, हायर एजुकेशन की बात करूं, जैसे भी जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रही हूँ, बरेली कॉलेज बरेली, वहां पर हमारे जो पॉलिटिकल साइंस और बाकी सोशल साइंसेस के बच्चे हैं, उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हो रहा है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि हम उस सीरियस सिविक क्राइसिस को पार करके अब एक ऐसी समय सीमा पर पहुंच गए हैं जहां हमारे पास संख्यात्मक विस्तार हो रहा है, लेकिन इस संख्यात्मक विस्तार को गुणात्मक विस्तार में बदलना, परिवर्तित करना, ये इसलिए जरूरी है कि हमारे पूरे राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, अपने दायित्वों की बात करूं, तो वो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अध्यापक के रूप में, छात्र के रूप में, रिसर्चर के रूप में अपने सामाजिक दायित्व को किस रूप में लेते हैं, और क्या अपेक्षाएं हमसे समाज करता है, या हमारी क्या अपेक्षाएं हैं इस विषय को लेकर। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इन सब पर बात करूं, तो सबसे बड़ी बात ये कि आप किसी भी चौराहे पर चले जाइए या किसी भी स्थान पर चले जाइए, तो जो चर्चा का सबसे उपयुक्त विषय होता है वो होता है कि चुनाव, लोकतंत्र, राजनीति, ये चर्चा के सबसे अहम मुद्दे होते हैं, आप किसी भी जगह पर चले जाइए। लेकिन जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, फोटो खोलो, लगता है कि सामाजिक विज्ञान जो सबसे बड़ी बात है कि ये अतीत से हमारा संबंध जोड़ते हैं, ताकि हम ये समझे कि उसकी कितनी कद्र करनी है, और ये विषय शासन करने वाली संस्थाओं के अध्ययन के माध्यम से वर्तमान और हम बृहद प्रारंभिक का हिस्सा है, उसकी समझ हमारे भीतर विकसित करके अतीत और वर्तमान को परिचित संदर्भों में हमारे सामने भी लाते हैं। सामाजिक विज्ञान एक बेहतर दुनिया का सपना देखने में हमारी मदद करता है, और मानवीय विकास से जुड़े हुए व्यवहारिक प्रश्न, जैसे लोगों के जीवन स्तर का सुधार कैसे किया जाए, अपराध दर को कैसे कम किया जाए और भेदभाव को कैसे दूर किया जाए, बेहतर शासन कैसे किया जाए, इन सब बातों को लेकर एक आंतरिक समझ विकसित करने की जिम्मेदारी यदि किसी के ऊपर है, तो वो सामाजिक विज्ञानों के ऊपर ही है। तो ये जो एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस नई शिक्षा नीति के व्यापक उद्देश्यों के संदर्भ में इस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, वह हमारा दायित्व एक सामाजिक विज्ञानी होने के नाते और बढ़ जाता है। किस रूप में बढ़ जाता है? मैंने कहा कि यह वह चुनाव है जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, और जब तक आपकी इस चुनाव को लेकर एक साझेदारी, चाहे वो आप विद्यार्थी हो, चाहे आप शोधार्थी हो, चाहे आप अध्यापक हो, जब तक आपकी एक सहभागिता, जब तक आपका एक समझ और एक सामुदायिकता इस चुनाव के साथ विकसित नहीं होगी, आपका वह सामाजिक दायित्व पूरा नहीं होगा जिस सामाजिक दायित्व के पूरा करने की नई शिक्षा नीति आपसे अपेक्षा करती है। अब सवाल ये भी आता है कि क्या वो प्रक्रिया हो सकती है कि हम समाज विज्ञान के लोग स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अपना कोई योगदान प्रदर्शित करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, निकाय चुनावों को लेकर 2017 में योगी जी सत्ता में आया, 2019 में उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसे उन्होंने नाम दिया था डिजिटल वॉलंटियर्स, और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो 15 लाख से ज्यादा डिजिटल वॉलंटियर्स की एक फौज तैयार कर दी गई है। अब इन डिजिटल वॉलंटियर्स का काम क्या है? इन डिजिटल वॉलंटियर्स का काम ये है कि ये स्थानीय स्तर की जो भी इंफॉर्मेशन है उनको आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये दे आर ओपिनियन लीडर्स। तो एक ओपिनियन लीडर बनाने का काम
एक डिजिटल वॉलंटियर बनाने का काम जो शासकीय स्तर पर किया जा रहा है, वो शासकीय स्तर पर जिस तरह का काम किया गया है उसी तरह का काम क्या हम लोग सामाजिक विज्ञान के लोग इस तरह की किसी पहल की शुरुआत इन्हीं स्थानीय निकाय चुनावों से नहीं कर सकते? निश्चित ही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ईमानदार कोशिश और जागरूकता की आवश्यकता जरूर होगी। एक ऐप लॉन्च किया गया था, सी प्लान ऐप। हालांकि ये सीधे डीजी ऑफिस से संचालित होता है और अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है, लेकिन ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल है कि इस तरह के ऐप भी विकसित किए जा सकते हैं जो सीधे स्थानीय स्तर को और हमारे मुख्यालय से जोड़े। तो क्या सामाजिक विज्ञान के लोग कोई ऐप नहीं विकसित कर सकते? क्या सामाजिक विज्ञान के लोग डिजिटल वॉलंटियर्स की तरह काम नहीं कर सकते? क्या सामाजिक विज्ञान के लोग अपने सामाजिक दायित्व को स्वीकार करके स्थानीय चुनाव के संदर्भ में राजनैतिक जागरूकता विकसित करने के लिए ईमानदार प्रयास नहीं कर सकते? अगर इन प्रश्नों के उत्तर हम खोज लें तो मुझे लगता है इस तरह के विमर्श का एक वास्तविक समाधान निकलकर हमारे सामने आ जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो नई शिक्षा नीति है वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को लेकर, जो चुनावों को लेकर एक बड़े अहम योगदान की अपेक्षा करती है, क्योंकि जब तक आप अपना योगदान सुनिश्चित नहीं करेंगे इन सारी प्रक्रियाओं में, तब तक बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो नहीं मिल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो आप लोगों ने एक विमर्श आज प्रारंभ किया है और जिस विमर्श के माध्यम से हम स्थानीय निकाय चुनावों में सामाजिक विज्ञानों की भूमिका की अपेक्षा या योगदान पर चर्चा कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म एक शुरुआत साबित होगा। और हमें ये सोचना पड़ेगा, जैसे जब भी मैं सामाजिक विज्ञानों का क्या योगदान हो सकता है, क्या ये रेलिवेंट है कि नहीं है, सामाजिक विज्ञानों की जब बात करते हैं ना तो दो चीजें बड़ी मुझे लगता है हास्यास्पद सामने आती है। पहली बात तो ये है कि प्राकृतिक विज्ञानों को चुनने वाला विद्यार्थी ज्यादा होशियार माना जाता है, यानी जिसने साइंस सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ाई शुरू की है वो विद्यार्थी ज्यादा होशियार माना जाता है उस विद्यार्थी की तुलना में जो इतिहास, साहित्य, दर्शन शास्त्र या राजनीति विज्ञान पढ़ रहा है। और दूसरा जो विसंगति की अभी रवि जी चर्चा कर रहे थे, दूसरी विसंगति ये भी है कि सामाजिक विज्ञान को लेकर तो ये कहा जाता है कि लड़कों के नहीं लड़कियों के पढ़ने के विषय है। तो इस तरह की विसंगतियों पर भी विचार करके सामाजिक विज्ञान के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपने विषय के लिए, और ये भ्रम आप दूर करेंगे तभी किसी तरह के सुधार की अपेक्षा आप कर सकते हैं। तभी आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान अपने दायित्वों को पूरा करने पर खरा उतरेगा। मुझे आपसे बस विमर्श के नाते, शुरुआत के नाते इतना ही कहना था। मैं फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ उस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए, रवि जी की, प्रीति की स्पेशली, कि एक शुरुआत आपने दी है। अब इस विमर्श को आगे ले जाना हम सबका दायित्व है। मैंने कहा कि आज तो मैं लोभ का संवरण नहीं कर सकी कि इस विमर्श में किसी ना किसी रूप में आप सबसे जुड़ूं। फिर मुझे लगता है इस तरह के विमर्श के माध्यम से मेरी आपकी बात होती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार मैडम। आपने बहुत संक्षिप्त अपने उद्बोधन में अनेक ऐसे बिंदु छुए हैं जो कि शायद हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। आपने गांधी जी के बारे में कहा कि ग्राम गणराज्य जब तक स्थापित नहीं होंगे तब तक हम देश का विकास नहीं कर पाएंगे। आपने नई शिक्षा नीति में राष्ट्र निर्माण की बात कही, जो परिकल्पना है नई शिक्षा नीति की, जिसमें सामाजिकता, जन सहभागिता को भी एक अनिवार्य अंग के रूप में जोड़ा गया है प्रत्येक स्तरों पर, और जिस दिशा में अभी काम होना बहुत कुछ शेष है, बहुत लंबी दूरी तय करनी है। अभी तो हम परीक्षाओं और सेमेस्टर में उलझे हुए हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तब तक हम लागू नहीं कर पाएंगे जब तक कि उस मूल भावनाओं को हम नहीं समझ पाएंगे। और इस दिशा में आपने सही कहा कि सामाजिक विज्ञानों की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। सामाजिकता से जोड़ने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए सामाजिक विज्ञान विषय महत्वपूर्ण है। और चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरा का पूरा वातावरण चुनावी हो जाता है। और आपने सच में कहा कि जितनी भी हमारी चर्चाएं हैं चौराहों की, मैं तो चौराहे ही नहीं समझता हूँ, ऑफिस में भी आप देखिए
तो चर्चा का शायद 50% से ज्यादा भाग कोई ले जाता है तो वो राजनीति ही ले जाती है। इस नेता ने ये किया, इस नेता ने एक वो चीज कहा, और भी ये कहा, महत्वपूर्ण है रवि जी, कि जैसा आप भी जी कह रहे हैं कि अभी मीलों चले हैं और कोसों चलना बाकी है, और जैसा कि किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा भी है कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत घर से और अपने आसपास के परिवेश से ही करनी पड़ेगी सामाजिक विज्ञान के लोगों को, तभी शायद कोई परिवर्तन आ सकेगा। बिल्कुल 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 मैडम। और सामाजिक विज्ञान के विषय के जो हमारे मित्र कई जुड़े हैं जो कि इसमें बहुत पारखी नजर रखे हुए हैं, तो आपने सही बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा शेर पढ़ा कि अपने ही घर को संभाला जाए। और घर का मतलब जो हमारा घर, जिस हमारे समाज, जिस हमारे परिवेश में हम रहते हैं, और उस घर के प्रति हमारा दायित्व तो बनता है मैडम। और हमसे अगर हम इस दिशा में पहल नहीं करेंगे तो हम किसी एलियन से अपेक्षा नहीं रख सकते। तो चुनावी प्रक्रिया में ये राजनीति नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी, आपने बहुत अच्छा शब्द कहा कि साझेदारी और भागीदारी दोनों होनी चाहिए, और इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और निश्चित रूप से आपने जो हमें प्रेरणा दी है वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगी, और आगे जो भी विषय होंगे उसमें हम आपके साथ मिलकर आपके नेतृत्व में आपके साथ काम करने की उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत आभार मैडम। प्रीति से अनुरोध है कि हमारे जो दूसरे अतिथि हैं जो इस सत्र में जुड़े हैं, हमारे लिए उनके छोटे छोटे जो सुझाव होते हैं, बहुत जमीनी सुझाव होते हैं, प्रोफेसर जगदीप सर, तो उनका संक्षिप्त परिचय करें और उसके बाद सर का व्याख्यान होगा। धन्यवाद रवि। हमारे बीच जगदीप चोकर सर जुड़ चुके हैं, और उनके बारे में कुछ भी कहना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जिस तरह का उनका पूरा व्यक्तित्व रहा है और जिस तरह की उनकी कार्यप्रणाली रही है, उसके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जगदीप सर जो हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, जो आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं। वो ये जो संस्था है ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लोकतंत्र में हम कैसे सुधार कर सकें, इसके लिए एक संगठन बनाया गया, और सर जो है उसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, और अब तक इस क्षेत्र में उन्होंने अनगिनत कार्य किए हैं, अनगिनत सुधार किए हैं। सर केवल एक अध्यापक नहीं रहे, उन्होंने जो है कि वैसे तो उन्होंने IIM इंदौर में साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, और उस वहां से आकर के किस तरह से वो यहाँ पे समाज विज्ञान से जुड़े और राष्ट्र के लिए अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहां उन्होंने 21 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। उसके साथ साथ वो एक कुशल अधिवक्ता भी रहे हैं, और अध्यापन का कार्य उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी जाकर के, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। चुनाव सुधार और राजनीतिक सुधार के क्षेत्र में सर का अतुलनीय योगदान है, जिसकी जो और वो निरंतर इस फील्ड में अभी भी कार्य कर रहे हैं, और हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नित्य जो नए सुझाव होते हैं वो हमें इस संस्था के माध्यम से मिलते रहते हैं, जिसमें उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यापन से पहले सर जो है, सर भारतीय रेलवे में इंजीनियर भी रह चुके हैं। आपके इंटरनेशनल जर्नल्स में अनेक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपके द्वारा अनगिनत पुस्तकों का भी लेखन कार्य किया जा चुका है और संपादन भी किया गया है। सर के बारे में न केवल उन्होंने समाज का सुधार किया है, बल्कि पर्यावरण, जो आधुनिक युग की एक ज्वलंत समस्या है, उस क्षेत्र में भी सर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके बर्ड वाचर की उपाधि से भी विभूषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति प्रोफेसर जगदीप चोकर से हमारे बीच हैं, और हम उनका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और इसी के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हम सबको अपने विचारों से लाभान्वित करें। जगदीप सर। नमस्कार
डॉक्टर प्रीति पाठक ने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया, जिसको सुन के मैं जरा क्या कहना चाहिए, बड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ इस समूह में जुड़ा हूँ अपने चुनाव कार्य के बारे में, और जब से हम लोगों ने, मैं और मेरे कुछ साथियों ने ये काम शुरू किया था आज से 23 साल पहले, तो उस